हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो रिलीज़ तो 1980 में हुई थी, लेकिन आज भी इस फिल्म के बारे में बात होती है। फिल्म का नाम है द शाइनिंग। ये फिल्म स्टीफन किंग के नावल सेम नाम द शाइनिंग से ली गई है, लेकिन फिल्म नावल से काफ़ी चेंज है और इसको डायरेक्ट किया था लेजेंडरी स्टैनली क्यूब्रिक ने। द शाइनिंग की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक फैमिली के अराउंड जो एक आइसोलेटेड होटल में स्टे करते हैं ड्यूरिंग द विंटर सीजन। जेक टॉरेंस प्लेड बाय जेक निकलसन होटल का केयरटेकर बनता है और वहाँ अपनी वाइफ वेंडी और बेटे डेनी के साथ शिफ्ट हो जाता है। बट ये होटल एक डार्क और सिनिस्टर हिस्ट्री को छुपाए रखे है। तो अगर आपको हॉरर मूवीज़ पसंद हैं और आप द शाइनिंग के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम कंटेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म के शुरू में हम देखते हैं जैक टॉरेंस नामी इंसान को जो मिस्टर उलमन से मिलने आया था। उलमन इस शानदार होटल के मैनेजर थे और जैक इस होटल में केयर टेकर की जॉब लेने के लिए मिस्टर उलमन से मिलने आया था। इस होटल का नाम ओवरलुक होटल होता है और ये होटल सिर्फ 15 मई से लेकर 30 अक्टूबर तक ही खुला होता है, क्योंकि बाकी के टाइम इस रीजन में इतनी बर्फ़ गिरती थी कि कोई भी इंसान यहाँ आ जा नहीं सकता था। तो जैक का काम था उन बाकी 6 महीनों में इस होटल की देखभाल करना जब इस होटल में और कोई भी नहीं होगा। जैक पहले स्कूल टीचर था और हाल ही में वो अपने राइटिंग प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना चाहता था, इसलिए वो अपना काम भी आराम से अपनी फैमिली के साथ इस खाली होटल में कर सकता था। दोस्तों, इन बातों के दौरान मिस्टर उलमन जैक को इस होटल से जुड़ी बहुत ही खतरनाक घटना के बारे में बताता है। मिस्टर उलमन जैक को बताते हैं कि ये घटना आज से 10 साल पहले यानी 1970 के विंटर की थी, जब चार्ल्स ग्रेडी नामी इंसान ने अपनी 2 बेटियों और बीवी को कत्ल कर दिया था और उसके बाद अपने आप को भी बैरल गन से गोली मार दी थी। पुलिस का कहना था कि चार्ल्स को केबिन फीवर हुआ था, जिसकी वजह से वो पागल हो गया था। मिस्टर उलमन जैक को ये बात बताना ज़रूरी समझे और जैक इस घटना से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। जैक का कहना था कि उसकी फैमिली भी इस घटना से परेशान नहीं होगी और वो ये जॉब लेने के लिए तैयार है। अगले सीन में हम वेंडी को देखते हैं जो जैक की बीवी थी। जैक और वेंडी का एक बेटा भी था जिसका नाम डैनी है। डैनी को पता था कि उसके पिता ओवरलुक होटल में जॉब लेने गए हैं और वो इस बात से खुश नहीं था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि डैनी का एक इमेजिनरी फ्रेंड भी था जिसका नाम टोनी था और डैनी अपनी उंगलियां हिलाकर टोनी की आवाज़ में बात करता था, ऐसे जैसे टोनी कोई और ही इंसान हो। और वेंडी इस बात को काफ़ी हल्के में लेती थी, उसे लगता था कि ये उसका बचपना है। उसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो ब्रश कर रहा होता है और वो अपने दोस्त टोनी से बात कर रहा था। टोनी उसे कहता है कि जैक को उस होटल में जॉब मिल गई है और वो ये बात बताने के लिए अभी वेंडी को फ़ोन करेगा। सरप्राइजिंगली हम फ़ोन की रिंग सुनते हैं और जैक वेंडी को जॉब मिलने की खुशखबरी देता है। उसके बाद दोबारा हम डैनी को देखते हैं जिसे टोनी कह रहा था कि उसे ओवरलुक होटल में नहीं जाना चाहिए। तभी डैनी उसे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है उस होटल से। तभी हम डैनी को एक अजीब सी विज़न आते देखते हैं जो उसे टोनी दिखा रहा था। उस विज़न में हम देखते हैं कि ओवरलुक होटल के एक एलिवेटर की साइड से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और उससे 2 लड़कियां भी दिखती हैं जो हम समझ सकते हैं कि वो चार्ल्स ग्रेडी की बेटियां थी जिसे उसने इसी होटल में कत्ल कर दिया था। इस विज़न के आते ही डैनी एकदम से बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनी को देखने एक डॉक्टर आती हैं और डैनी उन्हें बताता है कि उसका इमेजिनरी फ्रेंड टोनी उसके अंदर रहता है और जब टोनी से कोई बात करना चाहे तो टोनी उसके पेट के अंदर छुप जाता है। डॉक्टर वेंडी से पूछती हैं कि आखिर कब से डैनी अपने इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से बात करता है।
इस पे वेंडी डॉक्टर को बताती हैं कि आज से तकरीबन 5 महीने पहले डैनी ने अपने पिता जैक के स्कूल के कुछ पेपर्स उथल पुथल कर दिए थे। जैक ने शराब के नशे में डैनी के ऊपर बहुत गुस्सा किया और उसका हाथ ज़ोर से पकड़कर खींचने की वजह से डैनी के शोल्डर डिसलोकेट हो गई थी। उस दिन के बाद जैक ने शराब पीना छोड़ दिया और तभी से डैनी ने अपने इमेजिनरी फ्रेंड टोनी से बातें करना शुरू कर दी थी। डॉक्टर का कहना था कि डैनी बिल्कुल ठीक है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम देखते हैं जब जैक, वेंडी और डैनी उस दिन होटल जाते हैं जिस दिन होटल बंद होने वाला था। उस दिन जैक फिर से मिस्टर उल्मन से मिलते हैं और उल्मन उनको पूरा होटल विजिट कराता है और उनका अपार्टमेंट भी दिखाता है जहां वो रहेंगे। इन्हीं बातों के दौरान हमें पता चलता है कि ओवरलुक होटल 1907 में बनना शुरू हुई थी और इस होटल को बनने में 2 साल लगे थे। ये होटल एक रेड इंडियन बरियल ग्राउंड यानी एक शमशान घाट पर बना हुआ है और इस होटल के बनते वक्त रेड इंडियंस यानी नेटिव अमेरिकन्स ने काफ़ी अटैक्स भी किए थे। दूसरे सीन में हम डैनी को गेम्स रूम में देखते हैं जिससे वहाँ दोबारा वो जुड़वा बहनें दिखती हैं। इसके बाद जैक और वेंडी डिक हैलोरिन नामी इंसान से मिलते हैं जो इस होटल का मेन शेफ भी था। हैलोरिन वेंडी और डैनी को किचन और फूड स्टॉक वगैरह दिखाता है और यहाँ पे दोस्तों हमें पता चलता है कि डिक हैलोरिन बिना कुछ मुंह से बोले अंदर की आवाज़ से डैनी को आइसक्रीम के लिए पूछता है। हैलोरिन डैनी को आइसक्रीम लेकर देता है और वो उससे बात करने लगता है। वो उसे बताता है कि उसके पास एक टेलीपैथी जैसी पावर है जिससे वो अपने जैसे लोगों से बिना कुछ मुंह से बोले जितना मर्जी दूर से घंटों बात कर सकता है। हैलोरिन इस पावर को शाइनिंग नाम से बुलाता है और यहाँ ये भी क्लियर किया जाता है कि डैनी के पास भी ऐसी ही पावर है, यानी वो भी शाइन करता है। डैनी हैलोरिन को बताता है कि टोनी उसे कुछ विजन्स दिखाता है और उसने ओवरलुक होटल को लेकर भी कुछ विजन्स देखे हैं। तब हैलोरिन बोलता है कि जब किसी जगह पे कुछ बुरा होता है तो वो घटना अपनी परछाई छोड़ जाती है और ओवरलुक होटल भी ऐसी ही एक जगह है जो शाइन करती है और सिर्फ शाइन लोग ही ऐसी चीज़ों को देख और महसूस कर सकते हैं। तब सडनली डैनी रूम नंबर 237 के बारे में पूछता है और ये रूम शायद वही रूम था जहां चार्ल्स ग्रेडी ने अपनी फैमिली को कत्ल किया था और हैलोरिन डैनी को सख्ती से उस रूम में जाने से मना करता है। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि टॉरेंस फैमिली को अकेले इस होटल में रहते हुए 1 महीना बीत चुका है। तब हमें जैक और वेंडी को बात करते हुए दिखाया जाता है जहां जैक वेंडी को बता रहा था कि जब वो इंटरव्यू देने 1 महीना पहले इस होटल में आया था तो उसे ऐसा लगा जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका है और वो इस होटल के हर कोने को जानता है। ये उसे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डेजा वू फील होता है। अगले कुछ सीन्स में हम डैनी और वेंडी को होटल के बाहर वाले मेज़ में खेलते हुए देखते हैं। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है जब डैनी अपनी ट्राईसाइकिल चला रहा होता है तो उसे रूम नंबर 237 दिखता है। वो अपनी ट्राईसाइकिल से उतरकर रूम को खोलने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसका इरादा बदल जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वेंडी जैक से बात करने होटल के बेसमेंट में जाती है जहाँ जैक अपने राइटिंग का काम कर रहा था। जैक वेंडी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वेंडी के आने से जैक को राइटिंग में डिस्टर्बनेस हुआ था। अब जैक यहाँ पे एक रूल बनाता है कि जब वो बेसमेंट में होगा तो कोई भी वहाँ नहीं आएगा। अगले कुछ सीन्स में हम जैक को अजीब होते हुए देखते हैं और ऐसा मालूम होता है जैसे ये जगह उसके ऊपर कुछ बुरा असर कर रही है। और साथ ही में हमें ये भी दिखाया जाता है कि बाहर तूफान की वजह से होटल का फ़ोन काम करना बंद कर चुका। तभी हम डैनी को दोबारा ट्राईसाइकिल चलाते देखते हैं और अचानक उसके सामने दोबारा वो ट्विन सिस्टर्स आ जाती हैं
और वो उसे क्रीपी वे में अपने साथ खेलने के लिए बुलाती हैं। डैनी डर के आंखें बंद कर देता है और जब वो आंखें खोलता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। डैनी टोनी को बोलता है कि उसे डर लग रहा है और टोनी उसे हिम्मत देता है कि ये सब किताब के फोटोज़ की तरह है और ये रियल नहीं है। फिल्म में आगे हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है कि डैनी अपने डैड के कमरे से एक खिलौना लेने जाता है और वहाँ पे जैक अपने बेड पे एकदम सीधी पोजीशन में बैठा हुआ था। वो डैनी को बुलाकर अपनी गोद में बिठाता है और वो डैनी के साथ इंतहाई क्रीपी एक्सप्रेशंस में बात करता है और कहता है कि ही विशेस वी लिव हेयर एवर एंड एवर एंड एवर। यानी बेसिकली जैक का कहना था कि हम यहाँ रहें हमेशा और हमेशा और हमेशा के लिए। तभी डैनी जैक से पूछता है कि क्या वो उसे और उसकी माँ को कभी चोट पहुँचाएंगे, और इसके जवाब में जैक कहता है कि कभी भी नहीं। फिल्म आगे बढ़ती है और हम डैनी को खेलते हुए देखते हैं और वहाँ अचानक से एक बॉल आ जाती है। डैनी बॉल की डायरेक्शन में जाता है और वहाँ रूम नंबर 237 ऑलरेडी ओपन था। डैनी उस कमरे के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम जैक को नींद से उठते ही चिल्लाते हुए देखते हैं। वेंडी के आने से जैक उसे बताता है कि उसने एक अजीब सा ड्रीम देखा है जिसमें उसने वेंडी और डैनी को मार डाला था। तभी वहाँ पे डैनी अपना अंगूठा चूसते हुए आता है और उसकी गर्दन पे चोट के निशान थे और वेंडी को ऐसा लगता है कि जैक ने ही डैनी पे हाथ उठाया है। वो जैक को गालियाँ देते हुए वहाँ से डैनी को लेकर निकल जाती है। इसके बाद हम जैक को पागल होता हुआ देखते हैं। जैक को अब वापस बहुत ज़्यादा शराब पीने की ख्वाहिश हो रही थी और वो जाता है होटल के गोल्ड रूम में। वो यहाँ पे जो एग्जैक्टली वर्ड यूज़ करता है वो है ही इज़ रेडी टू गिव हिज सोल फॉर अ ग्लास ऑफ बियर। तभी अचानक हम लॉयड नामी बंदे को देखते हैं जो एकदम कहीं से अपेयर हो गया था और वहाँ शराब की बोतलें भी आ गई थी। जैक लॉयड से बातें करने लगता है और हमें ऐसा लगता है जैसे वो कई सालों से एक दूसरे को जानते हों, जबकि हम सबको पहले ही पता है कि ये होटल फ़िलहाल बंद हो चुका है और यहाँ जैक की फैमिली के अलावा कोई भी नहीं है। यानी लॉयड एक ज़िंदा इंसान नहीं है। जैक लॉयड को बोलता है कि उसने डैनी को चोट नहीं पहुंचाई और वेंडी उस पर सिर्फ इसलिए इल्ज़ाम लगा रही है कि उसने 3 साल पहले गलती से डैनी की शोल्डर डिसलोकेट कर दी थी। अब यहाँ नोट करने वाली बात ये थी कि वेंडी ने पहले ही बता दिया था कि शोल्डर डिसलोकेट होने वाली घटना होटल आने से 5 महीने पहले की है, जबकि इस सीन में जैक का कहना था कि ये बात 3 साल पहले की है। तभी उस गोल्ड रूम में वेंडी आती है और वो जैक को कहती है कि रूम नंबर 237 में किसी औरत ने डैनी को मारने की कोशिश की है। अब जैक रूम नंबर 237 में चेक करने जाता है और वहाँ उसे एक नेकेड वूमन सेड्यूस करने लगती है और जैक जब उसे किस करता है तो उस औरत का शरीर एकदम से सड़ने लगता है और वो एक बूढ़ी और घोंसली फिगर में तब्दील हो जाती है। जैक वहाँ से डर के वापस भाग आता है। इसी सीन के दौरान हम डैनी को चौक होते हुए देखते हैं और वो अपनी टेलीपैथी वाली पावर से डिक हैलोरिन से कांटेक्ट करता है, जिसे हैलोरिन को पता चलता है कि डैनी और वेंडी की जान खतरे में है। हैलोरिन फ़ौरन ओवरलुक होटल पहुंचने के लिए फ़्लाइट बुक करता है ताकि डैनी और वेंडी की मदद कर सके। इसके बाद हम वेंडी और जैक को बात करते हुए देखते हैं, जहां वेंडी कहती है कि इस होटल में कुछ बुरा है, इसलिए हमें इस होटल से अभी निकल जाना चाहिए। ये बात सुनकर जैक को वेंडी के ऊपर चिल्लाते हुए देखते हैं और वो अपने कमरे से निकलकर गोल्ड रूम की तरफ चला जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर होटल के गोल्ड रूम में एक पार्टी चल रही थी और वहाँ कई सारे लोग, या यूँ कहें कि कई सारे घोस्ट मौजूद थे, जहाँ जैक की मुलाकात एक दफ़ा फिर लॉयड से होती है और जैक की वहाँ एक और शख्स से भी मुलाकात होती है जिसका नाम डिलबर्ट ग्रेडी था। डिलबर्ट ग्रेडी की भी एक बीवी और 2 डॉटर्स थी। अब यहाँ गौर करने वाली बात वो है कि शुरू में जब मिस्टर उलमन जैक को चार्ल्स ग्रेडी के बारे में बताता है कि उसने अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया था, उसकी भी एक बीवी और 2 डॉटर्स थीं। जैक ग्रेडी से पूछता है कि क्या वो कभी इस होटल का केयर टेकर रहा था,
जिस पे ग्रेडी कहता है कि इस होटल का हमेशा से ही केयरटेकर जैक है। ग्रेडी आगे जैक को बोलता है कि उसका बेटा डैनी अपनी टेलीपैथी वाली पावर से किसी को इस होटल में बुला रहा है। आगे ग्रेडी कहता है कि उसकी एक बेटी ने इस होटल को जलाने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उनको सज़ा दी और जैक को भी अपने बेटे और बीवी को सज़ा देनी चाहिए। जैक वहाँ से निकलकर इस होटल में लगे सारे रेडियो कंडक्टर निकाल लेता है ताकि कोई भी बाहर से कांटेक्ट ना कर सके। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम डैनी को टोनी की आवाज़ में रेड रूम चिल्लाते हुए देखते हैं। वेंडी के आने पे वो बोलता है कि डैनी यहाँ नहीं है और अभी यहाँ सिर्फ टोनी है। इस बात पे वेंडी बेसबॉल की बैट लिए होटल के बेसमेंट में जैक से बात करने जाती है। वेंडी को वहाँ जैक के लिखे हुए पेपर्स मिलते हैं। वेंडी और हम व्यूअर्स हैरान तब होते हैं जब उन हज़ारों पेजेस पे सिर्फ एक ही लाइन लिखी मिलती है और वो लाइन होती है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। यही लाइन हज़ारों दफ़ा लिखी हुई थी, यानी इतने दिनों से जैक इस बेसमेंट में बैठे सिर्फ एक ही लाइन लिख रहा था। और ये सीन देख के हमें महसूस होता है कि जैक या तो पागल हो चुका है या फिर इस होटल ने उसे पोजेस कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जैक आ जाता है। वो वेंडी पे बहुत चिल्लाता है और ऐसा लगता है जैक मुकम्मल पागल हो चुका है। Please! Don't hurt me! I'm not gonna hurt you. Stay away from me! Wendy, Stay away! darling, light of my life. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains in. I'm gonna bash them right the fuck in. Stay away from me! Don't hurt me! I'm not gonna hurt you. और वो बहुत ही खौफनाक तरीके से वेंडी की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो वेंडी को जान से ही मारने वाला है। जैक से डरकर वेंडी उसके सर पे वो बैट मार देती है, जिससे जैक बेहोश हो जाता है। इसके बाद वेंडी जैक को घसीटकर होटल के फूड रूम में बंद कर देती है और वेंडी इस होटल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैक ने पहले ही कैट व्हीकल के कुछ पार्ट्स निकाल दिए थे जिससे ये गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। दूसरी तरफ हम जैक को फूड स्टोर रूम में होश में आते देखते हैं, जिससे बाहर से ग्रेडी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे कहता है कि जैक ने अपना काम सही से नहीं किया और जैक उसे एक मौका देने के लिए कहता है ताकि वो अपनी बीवी और बेटे को सज़ा दे सके। जैक के ऐसा बोलते ही इस स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और जैक अब आज़ाद हो चुका है। दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं, जिसे शायद पता चल चुका था कि जैक आज़ाद हो चुका है और वो एक लिपस्टिक से दरवाजे के ऊपर रेड रूम लिख देता है। वो बार बार टोनी की आवाज़ में रेड रूम चिल्ला रहा था, जिससे वेंडी उठ जाती है और जब उसकी नज़र दरवाजे पे पड़ती है तो उसको रेड रूम लिखा मिलता है, लेकिन जब वो उसे एक आईने में देखती है तो उसे वर्ड नज़र आता है मर्डर। और दोस्तों, रेड रूम मर्डर वर्ड का उल्टा है। दरअसल डैनी के अंदर छुपा टोनी अपनी माँ को आगाह कर रहा था कि मर्डर होने वाला है। तभी हम जैक को एक कुल्हाड़ी लेकर इस रूम के दरवाजे को तोड़ते हुए देखते हैं। I'll blow your house in. वेंडी जल्दी से डैनी को लेकर बाथरूम के अंदर छुप जाती है और वो डैनी को बाथरूम की खिड़की से बाहर भेज देती है। ये खिड़की काफ़ी छोटी थी और वेंडी खुद इस खिड़की से बाहर नहीं निकल सकती थी। तभी सब किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनते हैं। दरअसल डिक हैलोरिन डैनी की मदद के लिए होटल तक पहुंच गया था और जैक पहले हैलोरिन को मारने के लिए वहां से चला जाता है। हैलोरिन जैसे ही होटल के अंदर आता है, जैक एक कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद जैक पीछा करता है डैनी का और डैनी बाहर भागकर होटल के सामने वाले मेज़ यानी भूल भुलैया में चला जाता है।
दूसरी तरफ हम वेंडी को यहाँ वहाँ भागते देखते हैं और उसे वहाँ कई सारे घोस्ट दिखते हैं। क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हुए फिल्म में हम देखते हैं कि जैक डैनी के फुट स्टेप्स देखकर उस मेज़ में डैनी का पीछा कर रहा था और डैनी बहुत ही स्मार्टली अपने फुट स्टेप्स बैक ट्रेस करके छुप जाता है। जैक उन फुट स्टेप्स को देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन डैनी क्योंकि उस मेज़ में हर रोज़ अपनी माँ के साथ खेलता था इसलिए उसे बाहर जाने का रास्ता याद था और वो वहाँ से भागकर बाहर निकल आता है। तब तक वेंडी भी होटल से बाहर आ गई थी और वो डैनी को लेकर उस कैट व्हीकल में होटल से भाग जाते हैं जो हैलोवीन लेकर आया था। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो उस भूल भुलैया में बुरी तरह खो गया था और उसे इस बात का बहुत गम था कि वो अपनी फैमिली को सज़ा नहीं दे पाया। अगले दिन सुबह हम जैक को बर्फ़ में जमा हुआ देखते हैं, तकरीबन वो मर चुका था। और अब आता है इस फिल्म का लास्ट सीन जिसने बहुत लोगों को कंफ्यूज कर दिया था। हम फिल्म के एंड सीन में होटल के गोल्ड रूम में लगे कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं, जहां एक फ़ोटो में हम जैक को देखते हैं जो कई दूसरे लोगों के साथ पार्टी कर रहा था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि फ़ोटो 1921 की थी जबकि फ़िल्म 1980 में सेट है और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों मुझे पता है कि आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे फिल्म की एंडिंग देखकर, क्योंकि फिल्म के स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बावजूद भी इसकी एंडिंग काफ़ी कंफ्यूज करती है। तो अब चलते हैं कुछ थ्योरीज की तरफ। एक पॉपुलर थ्योरी कहती है कि ओवरलुक होटल एक पुराने नेटिव अमेरिकन बरियल ग्राउंड पर बना हुआ है। ये थ्योरी फिल्म के कुछ स्पेसिफिक सीन्स और डिटेल पर बेस्ड है। एक सीन में वेंडी को दिखाई देता है कि एलिवेटर से खून बाहर आ रहा है। ये खून का फ्लड नेटिव अमेरिकन जेनोसाइड को रिप्रेजेंट कर सकता है जिसमें बहुत से नेटिव अमेरिकन्स को मार दिया गया था। इस थ्योरी का मेन पॉइंट ये है कि होटल की लोकेशन पर जो नेटिव अमेरिकन्स की आत्माएं हैं वो रेस्टलेस हैं और होटल के लोगों से बदला लेना चाहती हैं। ये आत्माएं होटल को हॉन्टेड बनाती हैं और उसके विजिटर्स को पागलपन और हिंसा की तरफ धकेलती हैं। फिल्म में होटल का मैनेजर वेंडी और जैक को बताता है कि ये होटल 1907 में बना था। कंस्ट्रक्शन के वक्त नेटिव अमेरिकन्स अटैक्स भी हुए थे। ये भी एक हिंट है कि होटल की जगह पहले नेटिव अमेरिकन्स की थी और उन्हें वहाँ से फोर्सफुली हटाया गया था। होटल के बाहर का मेज़ भी एक इम्पोर्टेंट सिंबल है। ये मेज़ व्यूअर्स को नेटिव अमेरिकन कल्चर के ट्रेडिशनल मेज़ेस या भूल भुलैया की याद दिलाता है। मेज़ में जैक का अपने बेटे डैनी का पीछा करना एक ऐसे साइकिल को रिप्रेजेंट करता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, जैसे नेटिव अमेरिकन की आत्माएं जिन्हें मारने के बाद कभी सुकून नहीं मिला। एक थ्योरी ये कहती है कि रूम नंबर 237 मून लैंडिंग का इंडिकेशन है। थ्योरी ये कहती है कि स्टैनली क्यूब्रिक ने 1969 की मून लैंडिंग को फेक कहा था और उसने द शाइनिंग मूवी में अपना कन्फेशन छुपाया है। दरअसल रूम नंबर 237 को अर्थ और मून के डिस्टेंस से जोड़ा जाता है जो तकरीबन 2,37,000 माइल्स है। ये थ्योरी कहती है कि ये नंबर इसलिए चूज़ किया गया ताकि मून लैंडिंग के राज को रिप्रेजेंट किया जा सके। एक और सीन हम देखते हैं जब डैनी ने जो स्वेटर पहना हुआ होता है उसके ऊपर अपोलो लिखा होता है। ये भी मून लैंडिंग से कनेक्शन को सिग्निफाई करता है। एक और थ्योरी ये है कि रूम नंबर 237 चाइल्ड अब्यूज़ का सिंबल है। जब डैनी रूम नंबर 237 में जाता है तो उसके बाद वो बहुत डर जाता है और उसकी गर्दन पर निशान दिखते हैं। ये थ्योरी कहती है कि डैनी को वहाँ सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था और इस चीज़ को सपोर्ट करती है वो सीन जब रूम नंबर 237 के बाथरूम सीन में एक बूढ़ी औरत का बदलना जो इनिशियली एक यंग और अट्रैक्टिव औरत होती है कुछ लोगों के लिए चाइल्ड अब्यूज़ और उसके ट्रॉमेटिक इफेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि क्यूब्रिक ने इंटेंशनली रूम नंबर 237 को मिस्टीरियस और क्रीपी बनाया ताकि ऑडियंस का अटेंशन बना रहे। ये रूम फिल्म का एक सेंट्रल मिस्ट्री पॉइंट है जो प्लॉट को ड्राइव करता है। शाइनिंग में जैक टॉरेंस का कैरेक्टर और उसका ओवरलुक होटल से कनेक्शन एक रीइंकारनेशन थ्योरी को जन्म देता है। इस थ्योरी के हिसाब से जैक रीइंकारनेटेड सोल है जो पहले भी होटल का हिस्सा रहा है और हर बार उसके साथ वही हिंसा और पागलपन होता है।
फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि जैक का फ़ोटो 1921 में लिया गया है। ये फ़ोटो एक मेजर क्लू है जो री-इनकार्नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। जैक का 1921 के फ़ोटोग्राफ में होना ये सजेस्ट करता है कि वो पहले भी होटल का हिस्सा था। ये इंडिकेट करता है कि जैक की सोल होटल के साथ जुड़ी हुई है और एक बार फिर वो वापस आ गया है। एक और सीन में भी दूसरे जन्म का इशारा मिलता है जब जैक और वेंडी बात कर रहे होते हैं, जहां जैक वेंडी को बताता है कि जब वो इंटरव्यू देने आया था तो उसे ऐसा लगा जैसे वो इस होटल के हर कोने को जानता है। और होटल के रेस्ट रूम में ग्रेडी और जैक का कन्वर्सेशन भी री-इनकार्नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है। ग्रेडी जैक को कहता है कि तुम हमेशा से ही इस होटल के केयर टेकर रहे हो। ये लाइन सजेस्ट करती है कि जैक का पहले से ही होटल से कनेक्शन था और वो बार बार उस रोल में वापस आता है। ग्रेडी का ये भी कहना इंडिकेट करता है कि जैक और ग्रेडी दोनों की पास्ट लाइफ्स होटल से जुड़ी हुई हैं। होटल इन्हें वापस बुला लेता है ताकि वो अपनी साइकिल ऑफ वायलेंस को रिपीट कर सकें। ओवरलुक होटल एक ऐसी जगह है जो अपनी हिस्ट्री और इवेंट्स को रिपीट करती है। ये थ्योरी कहती है कि होटल खुद एक लिविंग एंटिटी है जो लोगों की सोल्स को ट्रैप कर लेता है और उन्हें री-इनकार्नेट करता रहता है। होटल का एनवायरनमेंट एक इटर्नल साइकिल क्रिएट करता है जिसमें जैक और दूसरे कैरेक्टर्स बार बार अपने रोल्स को रिपीट करते हैं। ये साइकिल होटल की ईवल और सुपरनेचुरल ताकतों को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये थ्योरी कहती है कि द शाइनिंग फिल्म में कोई भी भूत या सुपरनेचुरल एलिमेंट नहीं है। सब कुछ जैक टॉरेंस के माइंड का रिजल्ट है जो ग्रेजुअली पागलपन और हेल्यूसिनेशन का शिकार हो रहा है। ये थ्योरी फिल्म को एक साइकोलॉजिकल पॉसिबिलिटी से देखती है। मूवी की शुरू में ही जब आप जैक को नोट करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो नॉर्मल इंसान नहीं था। कहने का मतलब कि हमेशा से ही उसके अंदर पागलपन मौजूद था और इस बात को कई सारे सीन्स सपोर्ट करते हैं। जैसे उसने डैनी की आर्म को 5 महीने पहले डिसलोकेट किया था, लेकिन जब वो बारटेंडर से बात करता है तो उससे कहता है कि ये इंसिडेंट 3 साल पहले हुआ था। यानी ये वहाँ भी झूठ बोल के अपनी हरामखोरी छुपा रहा था और वो कोई इंसिडेंट नहीं था, बल्कि जैक ने जानबूझकर ज़्यादा जोर लगाया था जिससे डैनी की शोल्डर डिसलोकेट हो गई थी। डैनी अपने बाप से डरता था, इसलिए उससे स्प्लिट पर्सनैलिटी हुई जिसमें उसकी दूसरी पर्सनैलिटी टोनी का जन्म हुआ और टोनी हमेशा से ही डैनी को प्रोटेक्ट करता था। मूवी के दौरान आप कई ऐसे डायलॉग सुनेंगे जब जैक वेंडी को अपनी नाकामी के लिए ब्लेम करता है, जो कि गलत बात है और ये सारे इंसिडेंट इस चीज़ को प्रूफ करते हैं जैक पहले से ही एक वाहियात इंसान था जो अपने फेलियर होने का ब्लेम दूसरों पर डाल रहा था। खैर, इसके अलावा भी इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं जिनके ऊपर घंटों की वीडियो बन सकती है। तो आप सबको कौन सी थ्योरी सही लगती है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।